सर। गुड मॉर्निंग धीरज, अदिति, अमित। सर रिकॉर्डिंग लगा दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है धीरज, जी सर। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी है आज की। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जाने की कोशिश मत करिएगा। थोड़ी सी आज की क्लास लंबी रहेगी। धीरज आ गए हैं, अदिति हैं, अमित है, और कौन आया है? तीन ही लोग बस। हैं। अंग्रेजी कंपनी, आज आपको हम पढ़ाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी कंपनी। इसी कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसे कह लें ईस्ट इंडिया कंपनी कह लें, या इसे कह लें अंग्रेजी कंपनी। आप लोग क्लियर हो रहा है? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। और आज की क्लास जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझते चलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है। ये भारत में आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में आने वाली, भारत में आने वाली ये तीसरी कंपनी थी। भारत में आने वाली ये तीसरी कंपनी थी। पहली कौन सी आई थी? पहली पुर्तगाली, दूसरी डच, और तीसरी अंग्रेज। तो ये भारत में आने वाली तीसरी कंपनी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत में आने वाली तीसरी कंपनी थी ये। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी भारत के साथ, और भारत यानी भारत और पूर्वी देशों के साथ ये व्यापार करना चाहती थी। चाहती थी कि हम भी जो है इनसे साथ व्यापार करें। तो इस दिशा में सबसे पहला प्रयास 1551 में और 1551 में और 1593 में दोनों बार प्रयास किया गया था। पहली बार बेंजामिन हुड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने प्रयास किया था? बेंजामिन बेंजामिन हुड। बेंजामिन हुड ने प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जिसको सफलता मिली, जो जो अंग्रेज को सबसे पहले भारत में व्यापार करने की जो सफलता मिली थी 1599 में, उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल को ये सबसे पहले आया था कहां? ये सूरत में आया था। सूरत में आया था। सूरत कहने मतलब गुजरात लिख लीजिए।
ये गुजरात में आया था, ठीक है। तो जब ये गुजरात में आया तो मुगल बादशाह अकबर भी इससे मिला था, इससे मुगल बादशाह अकबर भी मिला। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं ये कह रहा हूं कि इससे मुगल बादशाह अकबर भी मिला और अकबर ने इसको व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये व्यापार करके यहां से चला गया। तो इसके व्यापार से इंग्लैंड की जो कंपनियां थी वो बहुत उत्साहित हुई। इंग्लैंड की सरकार ने या इंग्लैंड की जो व्यापारी थे उन व्यापारियों को कहा जाता था, ध्यान रखना, इंग्लैंड के व्यापारियों को, इंग्लैंड के व्यापारियों को कहा जाता था मर्चेंट्स। मर्चेंट्स, इनको क्या कहते थे? मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स। मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स, इनको कहते थे मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स। ये इंग्लैंड के व्यापारी थे। इन व्यापारियों ने मिलकर के एक कंपनी का निर्माण किया 1599 में। एक नई कंपनी का निर्माण किया 1599 में। यानी मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स जो लोग थे, इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने 1599 में एक नई कंपनी का निर्माण किया। और उस कंपनी का जो निर्माण किया, उस निर्माण करने वाले व्यक्ति का जो नाम था, उसका नाम था, उस कंपनी का निर्माण करने वाले का जो नाम था लॉर्ड मेयर। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में स्थापित हुई। क्या नाम था कंपनी का नाम? दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, सॉरी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the East Indies, ये कंपनी का नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, या इसको कह ले शॉर्टकट में, या इसको शॉर्टकट में कह ले ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको शॉर्टकट में कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, या पूरा नाम इसे कहेंगे दी गवर्नर। अभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, याद रखिएगा क्या कहा मैंने? ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी कब स्थापित हुई? 1599 में। किसके नेतृत्व में? तो कहोगे आप लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ये कंपनी स्थापित की गई। ये कंपनी स्थापित होने के बाद इस कंपनी को अनुमति देना होता है, इस कंपनी को सरकार को अनुमति देना होता है। तो सरकार ने इस कंपनी को अनुमति दी 31 दिसंबर 1600 में, ध्यान देना, ठीक है। अब 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्ष का व्यापार करने की अनुमति दी।
ध्यान रखिएगा, कितने 15 वर्ष के व्यापार करने की अनुमति दी। किसने दी? महारानी एलिजाबेथ ने। महारानी एलिजाबेथ ने कितने दिन की? 15 वर्ष को व्यापार करने की अनुमति दी। और इस कंपनी की बकायदा एक समिति गठित की जाएगी। एक समिति गठित की गई। तो जो कंपनी की एक बकायदा एक समिति गठित की गई, इस समिति में एक निदेशक, एक निदेशक मतलब डायरेक्टर कौन होगा? इसमें एक निदेशक होगा, एक उपनिदेशक, 24 सदस्य, यानी एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य समिति में गठित किए गए, जो कंपनी का संचालन करेंगे। यही कंपनी कालांतर में इसी समिति को कालांतर मतलब बाद में, कालांतर में इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना गया। इसी कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो समिति है यानी इसी समिति को कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिस समय कंपनी स्थापित की गई उस समय कंपनी में कितने निदेशक थे, कितने सदस्य थे, कितने उपनिदेशक थे? तो याद कर लीजिएगा, एक निदेशक, एक उपनिदेशक, 24 सदस्य, ये लोग कुल होते थे। और यही समिति को आगे चल करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना गया। तो ध्यान रख लीजिएगा, इसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना गया। ठीक है, तो कंपनी, ध्यान देना, ये जो कंपनी बनाई गई थी, ये जो कंपनी बनाई गई थी, तो इस कंपनी ने, यानी कंपनी मतलब कौन होते थे? बड़े बड़े व्यापारी होते थे कंपनी में। जैसे आज के बड़े व्यापारी कौन है? जैसे टाटा है, बिरला है, आपके अडानी है, अंबानी, तो ये बड़ी बड़ी यही लोग जो कंपनी बना सकते हैं। तो ये जो कंपनी थी, इस कंपनी ने उस समय के जो सम्राट थे, इनका नाम था चार्ल्स प्रथम। तो सम्राट, ठीक है, सम्राट चार्ल्स प्रथम को कंपनी ने, ध्यान देना, 1,77,00,000, कितना रुपया दिया था? 1,77,000 पाउंड, 1,77,000 पाउंड दिया था। किस लिए दिया था? कि इनको व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। तो इन्होंने क्या क्या दिया? इन्होंने कहा कि आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, आप युद्ध कर सकते हैं, आप किलेबंदी कर सकते हैं। किलेबंदी मतलब जो जिस स्थान पर रहेंगे या जो होगा चारों तरफ अपने आप अपना जो है पूरा चार दीवारी बना सकते हैं। तो किलेबंदी कर सकते हैं, आप संधि कर सकते हैं, आप संधि कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, किलेबंदी कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जो है इनको सुविधाएं दी गई। ये कंपनी जो है सबसे पहले भारत ना आकर के, ये सबसे पहले इंडोनेशिया गई। ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले। और क्या कर सकते? एक और है, न्याय कर सकते हैं, न्याय भी न्याय कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, यानी अपने मामले को न्याय भी कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापार कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, किलेबंदी कर सकता है, संधि कर सकता है और न्याय भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं इनको सम्राट चार्ल्स ने दिया।
और सम्राट चार्ल्स ने ये सुविधाएं कंपनी को दे दी और कंपनी भारत और पूर्वी देशों के लिए व्यापार के लिए तैयार हो गई। तो सबसे पहले कंपनी जो है, सबसे पहले ये कंपनी, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यानी 31 दिसंबर 1600 इनको अनुमति मिली। तो 31 दिसंबर के बाद जो अगला दिन आएगा वो दिन कौन सा होगा? जनवरी हो जाएगा, यानी 1601। तो सबसे पहले ये कंपनी कहाँ गई? इंडोनेशिया गई। इंडोनेशिया गई, वहां व्यापार की। पीछे से आ गई डचों ने इनको 1605 में वहां से खदेड़ लिया। मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। डचों ने, ध्यान देना, डचों ने इनको वहां से खदेड़ दिया। कब खदेड़ा? अम्बुआना के युद्ध में। अम्बुआना का युद्ध ये हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था 1605 में। 1604 वाला जो हुआ था वो डच और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। 1605 वाला जो अम्बुआना का युद्ध हुआ था वो 1605 वाला वो डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो अम्बुआना का युद्ध जो 1605 में हुआ, किसके बीच में हुआ था? मैंने आपको कल पढ़ाया था, डच और किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेज, डच विजयी हुए थे, अंग्रेज पराजित हुए और ये पराजित होकर के ये वापस चले गए। कहां? लंदन चले गए। लंदन मतलब इंग्लैंड चले गए वापस 1605 में। जब ये वापस चले गए तो कहा कि अच्छा तुम लोग अब व्यापार, वहां की सरकार ने कहा अच्छा तुम लोग व्यापार जो है इंडोनेशिया मत करो, तुम लोग सीधे व्यापार भारत में करो। इनसे कहा कि आप अपना व्यापार भारत में करिए आप। तो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स ने मुगल बादशाह, उस समय 1605 में जो मुगल बादशाह था अकबर था, अकबर को उन्होंने एक पत्र लिखा, ठीक है। तो 1605 में सम्राट ने मुगल बादशाह अकबर के नाम का पत्र लिखा। उसमें लिखा था कि आप व्यापार करने की हमको अनुमति दी जाए। ये सम्राट ने किसको भेजा जाए? तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए, वो जो फारसी और तुर्की भाषा में वार्तालाप कर सकता हो। तो ऐसे में जो व्यक्ति था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। 1608 में उसको आते आते जो कैप्टन हॉकिंस जो है वो 1608 में आया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया। क्योंकि अकबर की मृत हो चुकी थी और जहांगीर गद्दी पर बैठ चुका था। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। क्लियर हो रहा है? कहां आया? आगरा में मिला। ये कहां मिला था इनसे? ये आगरा में मिला था, याद रखना। आगरा में मिला। किससे मिला? जहांगीर से। ये कैप्टन हॉकिंस जो था ये फारसी और तुर्की, ये दोनों भाषा का ज्ञाता था, ठीक है। और ये किस जहाज से आया था? तो हेक्टर नामक जहाज से। किस जहाज से आया था ये? हेक्टर नामक जहाज से आया। और जहांगीर से कहां मिला? आगरा मिला। इसने जहांगीर को समुद्री कोयला भेंट किया था। ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। क्या भेंट किया इसने? समुद्री कोयला भेंट किया। याद कर लीजिएगा, कैप्टन हॉकिंस ने कौन सा क्या भेंट किया था जहांगीर को? समुद्री कोयला भेंट किया था, या समुद्री पत्थर भी कहीं कहीं लिखा है।
तो समुद्री कोयला भेंट किया, जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो भाई, जहां कैप्टन हॉकिंस क्या चाहते हो? तो किस भाषा में वार्तालाप की? तो जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने किस भाषा में बात की, वार्तालाप? फारसी भाषा में वार्तालाप की। याद कर लीजिएगा, फारसी भाषा में वार्तालाप किया। जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब, 400 का मनसब, मैं बता चुका हूं आप लोग को पहले मनसब क्या होता है। 400 का मनसब भी प्रदान किया। तो जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया, एक बात। ठीक। दूसरे, इसके अलावा कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करने की सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित करने की, स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। ठीक है, ध्यान देना। तो 1608 में, ध्यान देना, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में अस्थायी रूप से स्थापित हुई। याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, तो आप क्या लगाओगे? सूरत लगाओगे। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। पहली फैक्ट्री याद कर लीजिएगा, कैसी थी? अस्थायी थी। स्थायी नहीं दिया था, अस्थायी दिया था कि अभी आपको स्थायी तो नहीं प्रदान किया था, आपको अस्थायी दिया जाता है। ये इसको स्थायित्व कब मिला? ये स्थायी कब हुई? ये स्थायी हुई 1613 में। किसके नेतृत्व में? तो आप कहोगे एडवर्ड थॉमस। किसके नेतृत्व में? एडवर्ड थॉमस के, एडवर्ड है, एडवर्ड थॉमस, सॉरी, थॉमस एल्बर्थ, थॉमस एल्बर्थ के नेतृत्व में यह स्थायी हुई। अब सवाल उठता है कि अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री कौन थी? सूरत थी या कोई और थी? तो मैं बताता हूं आपको। अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री 1611 में स्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। कौन सी? तो आप कहोगे गोलकुंडा में मछलीपट्टम, मछलीपट्टम। क्वेश्चन समझिएगा मेरी बात को। मैंने कहा अगर क्वेश्चन ये आता है, ये अगर पूछता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन थी, कुछ नहीं पूछता है कि स्थायी थी अस्थायी थी, कोई शब्द नहीं आता है, तो आप कहोगे सूरत। कब स्थापित हुई? 1608 में। किसने अनुमति दी थी? औरंगजेब ने। तो पहली इनकी फैक्ट्री कौन थी? तो कहेंगे सूरत में थी। लेकिन अगर ये शब्द यूज कर देते हैं कि पहली स्थायी फैक्ट्री कौन थी, तो पहली इनकी स्थायी फैक्ट्री 1611 में स्थापित हुई थी। कहां स्थापित हुई थी? मछलीपट्टम। क्योंकि ये स्थायी, सूरत वाली स्थायी कब हुई है? 1613 में हुई है। तो इस तरह से इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनकी जो फैक्ट्री थी, पहली स्थायी सूरत, पहली फैक्ट्री इनकी कहेंगे सूरत, लेकिन पहली स्थायी फैक्ट्री कहेंगे हम मछलीपट्टम। तो इस बात को कंफ्यूजन किताबों में दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोलह सौ 15 में सर टॉमस मुनरो,
कौन आया था? सर 1615 में सर टॉमस मुनरो आया और ये जहांगीर से मिलना चाहता था। किससे मिलना चाहता? जहांगीर से। लेकिन लेकिन जहांगीर से मिलना चाहता तो लेकिन जहांगीर के पुत्र शाहजहां जिसको कहते हैं, यानी खुर्रम कह लें आप, खुर्रम ने जहांगीर से मिलने नहीं दिया। तो ये सोचा किससे मिला जाए जो हमको मिलवा दे। तो पता ये चला कि जो जहांगीर के जो सबसे करीब है उसका नाम है आसफ खान। तो सर टॉमस मुनरो को किसने मिलाया? आसफ खान ने जहांगीर से मिलाया था। याद कर लीजिएगा, किससे मिलवाया था? जहांगीर से मिलवाया था। क्या मिलवाया था? क्या नाम था? आसफ खान। तो आसफ खान जब सर टॉमस मुनरो आसफ खान से मिले तो आसफ खान ने कहा जहांगीर से मिल सकते हो, लेकिन जहांगीर जो है वो चित्रकला का शौकीन है, या कोई ऐसी कला से संबंधित कोई वस्तु हो तो आप दिखाओ जिससे जहांगीर प्रसन्न हो जाए। बोले हाँ, मेरे पास एक तैल चित्र है, इसको ऑयल पेंटिंग कहते हैं, तैल चित्र है। बोले ठीक है, तब तो मिला देंगे आपको हम। तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को आसफ खान ने जहांगीर से मिलवाया। कहा मिलवाया? उसने अजमेर के किले में। कहा मिलवाया? अजमेर के किले मिलवाया। अजमेर के किले में सर टॉमस मुनरो उनसे मिला और उसने बादशाह के सामने जो अपना मांग करना था वो बाद में किया, लेकिन सबसे पहले चित्र रखा। चित्र क्या था? वो चित्र था, वो जो चित्र था वो था मरियम चाइल्ड का चित्र। मरियम यानी शिशु, यानी ईसा और मरियम चाइल्ड, ये चित्र है। तो आप ध्यान रखिएगा, यानी मां मरियम और शिशु ईसा, तो इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में मरियम चाइल्ड, मरियम और मरियम व चाइल्ड, यानी शिशु ईसा और उसकी मां। हिंदी में कहेंगे शिशु, चाइल्ड कौन? ईसा थे। तो मरियम जो शिशु ईसा की मां थी, ये वाला मरियम चाइल्ड का तैल चित्र रखा, यानी इनको दिया। तो जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ। जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ और जहांगीर ने कहा कि एक रात के लिए ये चित्र हमको दे दीजिए, एक रात के लिए। बोला क्यों? तो बोला मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूं, इसकी प्रति बनाना चाहता हूं। तो कहा जहांपना इस चित्र को आप नहीं बना सकते हैं। अरे कहा हमको एक रात तो दीजिए। जहांगीर एक रात में इसने 5 प्रतिलिपियां बनाई, यानी कुल मिला के हो गई 5 या 6 प्रति हो गई इसकी। और जहांगीर ने आकर के सामने रखा। अगले दिन कहा पहचानो टॉमस मुनरो, इसमें मूल प्रति कौन सी है? तो सब लोग दरबार में देखने लगे, तो वास्तव में ये नहीं पहचान पा रहे इसमें मूल प्रति है कौन सी। तब जहांगीर ने कहा कि मैं निर्बल चित्रकार नहीं हूं, मैं एक ऐसा चित्रकार हूं कि किसी भी चित्र को देखकर यह बता सकता हूं कि किस चित्रकार ने आंखें बनाई और किस चित्रकार ने पलकें बनाई हैं। यह बात जहांगीर ने कही। समझिएगा मेरी बात को, यह बात किसने कही? जहांगीर ने कहा। और जहांगीर जो है इससे प्रसन्न हुआ। बोलो भाई क्या चाहते हो? तो उसने कहा समुद्री तटों पर व्यापारिक कोठियां स्थापित करनी है। बोलो का जहांगीर ने कहा ठीक है, आपको अनुमति दी जाती है। तो उसने उसने 4 स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जहांगीर ने अनुमति दे दी और इस तरह से सर टॉमस मुनरो ने अनुमति लेके चला गया और वो फैक्ट्री स्थापित हुई 4 स्थानों। कहां कहां? ध्यान दीजिएगा। सर टॉमस मुनरो को समुद्री तटों पर व्यापारिक
कोठियां, कोठियां मतलब फैक्ट्री है, कोठियां स्थापित की। कौन कौन से स्थान है? एक सूरत, दूसरा आगरा, तीसरा गुजरात, तीसरा बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर, और एक और है सूरत, आगरा, बुरहानपुर, और एक है आपका अहमदाबाद। इन 4 स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। अब चारों स्थानों पर इनकी फैक्ट्री स्थापित हो गई। धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ने लगा, लेकिन डच इनके व्यापार को नहीं देख पा रहा था। इसीलिए डचों ने, ध्यान रखना, इसीलिए डचों ने 1618 में डच और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए, डच विजयी हुए। फिर मैंने बताया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों में संधि हो गई थी, कल मैंने पढ़ाया था, संधि हो गई। फिर डचों ने इनको फिर 1623-24 में फिर इनको पराजित किया, फिर 1628 पराजित। लगातार जो है वो डच अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे, लेकिन अंग्रेज तब तक शांत रहे जब तक कि वो शक्तिशाली नहीं हुए। इधर अंग्रेजों ने मुगलों से संबंध अच्छे कर लिए थे, इधर मुगलों ने संबंध अच्छे कर लिए थे, और 1629 में उस वक्त मुगल बादशाह जो था वो था शाहजहां। 1629 में मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने एक फरमान प्राप्त किया था। मैं लिखूंगा नहीं, खाली बोलूंगा यहां पे। एक फरमान प्राप्त किया था कि जो लाल सागर की होकर जो सऊदी अरब में हज वाले जो जहाज जाते हैं, उन जहाज की सुरक्षा का दायित्व तो अंग्रेजों को दिया जाता है। यानी समुद्री जहाज जो जाते हैं, वो जो लूट लिए जाते थे, अब इनको ना लूटा जाए, ये ठेका दे दिया था। किसने? मुगल बादशाह शाहजहां ने दे दिया था कि आपकी जिम्मेदारी है कि इन जहाजों को सुरक्षा तौर पर सीधे आप सऊदी अरब पहुंचाओगे, जहां लोग हज करने जा रहे हैं। इससे 2 फायदे हुए। एक तो फायदा यह हुआ कि अंग्रेजों को जो है उनको इनकम होने लगी फिक्स, कि मुगल बादशाह से उनको जो है वो एक पैसा मिलने लगा, फिक्स ठेका मिलता था। दूसरा फायदा यह हुआ कि वो केंद्र से जुड़ गए थे, मुगलों से जुड़ गए थे, इसलिए आगे चल करके कोई कंपनी उन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, चाहे फ्रांसीसी आ गई हो, चाहे डच हो, चाहे पुर्तगाली हो। यहां तक कि अंग्रेजों ने जब देखा कि हमको फायदा हो रहा है, तो वो मुगलों को पकड़े रखे और पुर्तगाली और डचों को निकालने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो मजबूत होने लगी थी। इधर मुगलों से उसने संबंध अच्छे कर लिया, तो उसने साउथ की तरफ भी ध्यान दिया, तो आइए आगे ध्यान दें। सोलह सौ 32 में, ध्यान देना, 1632 में गोलकुंडा के सरदार ने एक सुनहला फरमान प्रदान किया। क्या लिखा मैंने? एक सुनहला फरमान प्रदान किया, यानी एक उनको एक फरमान दिया। क्या दिया? कि 500 पैगोडा, 500 पैगोडा। पैगोडा क्या होता है? पैगोडा होता है सोने का सिक्का, मैंने कल पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, याद होगा आपको। 500 पैगोडा, तो 500 पैगोडा जिसे कहते हैं सोने का सिक्का, 500 पैगोडा के बदले गोलकुंडा का सरदार ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा के
गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार की खुली अनुमति दी जाती है। क्या लिखा? लिखा कि 500 पैगोडा के बदले सरदार ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से, जितने बंदरगाह गोलकुंडा में, सभी बंदरगाहों से खुली व्यापार करने की अनुमति इनको प्रदान की जाती। ध्यान रखें यार, सभी खुली इनको व्यापार करने की अनुमति इनको प्रदान की जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उनको खुली व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ये बात किसने कही? गोलकुंडा के सरदार ने इनको अनुमति दे दी। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके व्यापार में और बढ़ोतरी होने लगी। उनको एक तरफ मुगलों से फायदा हो रहा था, मुगलों के पैरोकार बन चुके थे, और दूसरी तरफ इन्होंने दक्षिण भारत, जहां गरम मसाला आदि का जो माल ज्यादा होता है, वहां पर भी ये यहाँ के सुल्तान, जो सरदार जो भी थे, उनको अपने समर्थन में लेने का प्रयास किया। और गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों को खुली छूट मिल गई कि अब वो किसी को रोक टोक से नहीं, खुले रूप से वो अपना व्यापार कर सकते हैं। इससे क्या हुआ? उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। इनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगी। आइए आगे हम देखते हैं। उसके बाद इन लोगों ने 1639 में 1639 में चंद्रगिरी के शासक, चंद्रगिरी साउथ में है, चंद्रगिरी के शासक का नाम था दमरैला वेंकटप्पा। चंद्रगिरी के शासक का नाम था दमरैला वेंकटप्पा। दमरेला वेंकटप्पा ने, ध्यान रखिएगा, दमरेला वेंकटप्पा ने कितने पे? दमरेला वेंकटप्पा ने इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ध्यान देना, दमरेला वेंकटप्पा ने कंपनी को मद्रास पट्टे पर दे दिया। काहे पे दिया? पट्टे पर दिया। पट्टा का मतलब ये होता है कि हमने आपको अस्थायी रूप से कुछ सालों के लिए, 20 साल, 50 साल, 99 साल तक की, हम आपको, 99 साल मैक्सिमम होता है, 99 साल तक की हम आपको जो है ये क्या करते हैं, हम आपको पट्टा कर दे रहे हैं, ये चीज आपकी रहेगी, अब आप ही इस पर सब कुछ काम करोगे। तो दमरेला वेंकटप्पा ने कंपनी को मद्रास जो है वो पट्टे पे दे दिया। ठीक है ना? अब कंपनी के पास मद्रास आ गया। कंपनी जो यहां चुंगी वसूलेगी, उस चुंगी को आधा हिस्सा जो है वो किसको देगी? वो जो है यहाँ के जो चंद्रगिरी के शासक, उनको देगी। लेकिन अब खुली छूट इनको यहां पर मद्रास मिल गई, और तब इन्होंने मद्रास में अपना, इन्होंने बनाया, क्या बनाया? मद्रास में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, और साथ में यहां पर इन्होंने अपना पहला किला, अंग्रेजों ने अपना पहला किला स्थापित किया मद्रास में। 1641 में इन्होंने पहला किला स्थापित किया, जिसको हम फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला किला 1641 में स्थापित किया, जिसको कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या कहते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये इनका हेड ऑफिस था, जहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहते थे। देख ले एक बार ध्यान से, इसको अच्छी तरह समझ लें, जिसको हम लोग कहते थे फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये इनका किला स्थापित हुआ 1641 में, और 1639 में इन्होंने मुख्यालय बनाया था इसको। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे जो है वो अपना व्यापार बढ़ाते हुए, वो अपने को फैक्ट्री स्थापित करते हुए, वो किलेबंदी करते हुए, किला भी कर रही है, किला स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं।
इधर 1630 में वापस आते, थोड़ा से हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर चलते हैं, ध्यान देना। 1630 में, 1630 ही ना, एक मिनट, 1630 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चले गए हम लोग। स्पेन की राजधानी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मैड्रिड की संधि हुई। किससे हुई? स्पेन और किससे हुई? इंग्लैंड से हुई। स्पेन और किससे हुई? इंग्लैंड से मैड्रिड की संधि हुई। जो भी संधि, उससे हमसे मतलब नहीं है। और स्पेन का मित्र कौन है? स्पेन का जो मित्र है वो पुर्तगाल है। स्पेन का मित्र कौन है? वो पुर्तगाल है। अगर स्पेन का मित्र इंग्लैंड बनेगा तो पुर्तगाल का भी मित्र इंग्लैंड बन जाता। बनते नहीं कि हमारे दोस्त तो इनसे दोस्ती हो जाती है, तो ये भी बन गया, इनका ही मित्र बन गया। यानी ये भी इन लोग में क्या हो गई? सीधे शब्दों कहेंगे दोस्ती हो गई। ऐसे शब्दों क्या कहेंगे? दोस्ती हो गई दोनों में। चलो भाई ठीक है, धीरे धीरे वहां दोस्ती हुई तो भारत में भी इन दोनों में जो है पुर्तगाली और अंग्रेजों ने अपना अपना व्यापार करते रहे, लेकिन कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करता था। सीधे पहुंचे 1661 में, ठीक है। कब पहुंचते हैं? 1661 में। 1661 में इंग्लैंड के युवराज, कौन? इंग्लैंड के युवराज जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड के युवराज का नाम था चार्ल्स सेकंड। ये इंग्लैंड के युवराज का नाम था। समझ में आ रहा आप लोग को? और इधर पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रागेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रागेंजा। चार्ल्स सेकंड में और राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागेंजा में, इन दोनों में हो गया, क्या हुआ? विवाह। कब हुआ? 1661 में, सॉरी 1661 में विवाह हो गया। कहां हुआ? वहां लंदन में, ठीक है। तो ये विवाह जब हुआ, यानी बारात बकायदा गई आई, जिस तरह जो विवाह हो, विवाह हुआ, तो विवाह में दहेज दिया जाता, आप तो जानते ही हैं। तो पुर्तगाल सरकार ने, यानी पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को, यानी चार्ल्स सेकंड को बंबई दहेज में दे दिया। क्या दिया दहेज में? दहेज में दिया गया बंबई। अब बंबई कहां है? बंबई भारत में है। तो भाई भारत में बंबई है तो दहेज में मिला, लेकिन इंग्लैंड में थोड़ी इसको उठा के ले चले जाएंगे। तो यानी वो जो है वो दहेज में किसको मिल गया? युवराज सरकार, यानी सम्राट के पुत्र यानी चार्ल्स सेकंड को मिल गया, ठीक है। जब चार्ल्स सेकंड को मिला तो क्या किया कि अब क्योंकि बंबई पुर्तगालियों ने वहां से कह दिया कि भाई ये अंग्रेजों को दे दिया जाए, तो अब चार्ल्स सेकंड का बंबई हो गया था। तो क्या किया चार्ल्स सेकंड ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। क्या कर दिया? किराए पर दे दिया। यानी उसके बदले कंपनी ने चार्ल्स सेकंड को पैसा भेज दिया
अब बंबई किसके अधिकार में आ गया? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया बंबई। बंबई बंबई का पहला गवर्नर, याद कर लीजिएगा, बंबई का पहला गवर्नर गेराल्ड ओंगियार। पहला गवर्नर का नाम क्या है? गेराल्ड ओंगियार। ये गेराल्ड ओंगियार बंबई का पहला गवर्नर था। इसने क्या काम किया बंबई में? ध्यान देना, इसने क्या काम किया बंबई में? इसने नंबर 1, बंबई में बंबई नगर की स्थापना की। इसने इसने बंबई नगर की स्थापना की। इसने न्याय व्यवस्था शुरू की। इसने बंदरगाह स्थापित किया। इसने टकसाल स्थापित किया। टकसाल मतलब यहां सिक्के ढाले जाते हैं। क्या किया इसने? बंबई नगर की स्थापना की, न्याय व्यवस्था शुरू किया, बंदरगाह स्थापित किया, टकसाल स्थापित कराया। ठीक है, टकसाल स्थापित कराया। तो इसका नाम था गेराल्ड ओंगियार। तो ध्यान रखना, टकसाल, बंदरगाह, बंबई नगर आदि स्थापित किया। ठीक है, और इस तरह से ये जब तक रहा उसने बंबई को बना दिया। बंबई व्यापारिक नगरी बना दी इसने। आज भी व्यापारिक नगरी इसी की देन है। तो बंबई व्यापारिक नगरी बन गई। ठीक, आगे क्या हुआ? बंबई क्या हुआ? व्यापारिक नगरी बन गई। और इस तरह से बंबई जो है वो धीरे धीरे पुर्तगालियों ने यहां पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना धीरे धीरे व्यापार और बढ़ाते चले गए। 1682 में यहां एक नया गवर्नर आया, उसका नाम था 1682 में यहां एक गवर्नर आया, उसका नाम था उसका नाम था जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड, याद कर लीजिएगा कौन आया था? जॉन चाइल्ड। 1682 में बंबई का जो नया गवर्नर बना था उसका नाम था जॉन चाइल्ड। याद कर लीजिएगा, क्या है? जॉन चाइल्ड बंबई का गवर्नर बना। इसके समय घटना घटेगी, अभी हम बात बताते हैं। पहले समझ लें इंटरलोपर्स क्या होता है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। इंटरलोपर्स, ये नोट कर लीजिए। इंटरलोपर्स क्या होता है? ये इंटरलोपर उसे कहते हैं ऐसे व्यापारी ऐसे व्यापारी जिन्हें कंपनी या सरकार ने, यानी कंपनी के लोगों ने, डायरेक्टर ने उन व्यापारियों को निकाल दिया हो। उनकी गलत हरकतों के कारण उनको जो है बर्खास्त कर दिया हो। तो ऐसे व्यापारी कहलाते हैं इंटरलोपर, जिसको कहते हैं हिंदी में कहेंगे अनाधिकृत व्यापारी। क्या कहेंगे इनको हम? अनाधिकृत व्यापारी। ऐसे व्यापारी बोलते क्या? अनाधिकृत व्यापारी बोलते। ध्यान रखना, ऐसे व्यापारी अनाधिकृत व्यापारी कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे व्यापारी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंटरलोपर्स किसे कहते हैं? अनाधिकृत व्यापारी, जिन्हें कंपनी ने निकाल दिया हो, बर्खास्त कर दिया हो, सस्पेंड कर दिया, निकाल ही दिया हो, तो ऐसे व्यापारी को कहते हैं अनाधिकृत व्यापारी। इन व्यापारियों ने जॉन चाइल्ड के समय 1686 में, ठीक है, 1686 में
जॉन चाइल्ड के समय इन इंटरलोपर्स ने दो 1686 में दो, ध्यान देना, इंटरलोपर्स 1686 में दो मुगल जहाजों को लूट लिया था। किसने? इन व्यापारियों ने, इंटरलोपर्स ने मुगल जहाजियों को लूट लिया था। कहां लूटा था? सूरत में लूटा था। कहां लूटा था इनको? सूरत में लूटा था, गुजरात में। अंग्रेजों उस वक्त औरंगजेब, 1686 में मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब को बहुत गुस्सा आई। तुरंत औरंगजेब ने सूरत के नौसेना नायक, कहां के? सूरत के नौसेना नायक, ठीक है, नौसेना नायक अबिसिनियाई सीधी, क्या नाम था? अबिसिनियाई सीधी, ठीक है। सूरत के नौसेना नायक अबिसिनियाई, यानी ये अबिसीनिया का था, काला बिल्कुल था, हबशी, जिसका नाम था अबिसीनियाई नायक सीधी। याद कर लीजिएगा, नौसेना नायक सीधी को यह आदेश दिया औरंगजेब ने कि जितने जो बंबई और आसपास, जो सूरत बंबई आसपास इलाकों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती है, उनके व्यापार पर तुरंत नाकेबंदी कर दी जाए। यह औरंगजेब ने आदेश दे दिया। औरंगजेब का आदेश हुआ, सीधी अबिसीनियाई नायक सीधी ने तुरंत जो है नाकेबंदी कर दी कि अब किसी भी अंग्रेज को यहां से व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। अब अंग्रेज घबरा गए, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। उस वक्त कौन था जो यहां का गवर्नर? वो जॉन चाइल्ड था। ये तुरंत भाग करके मद्रास गया, मद्रास के गवर्नर को सूचना दी, डायरेक्टर को सूचना दी। डायरेक्टर तुरंत भाग करके इंग्लैंड गए, सम्राट से मिले जाके, क्या इसी घटना हो गई है। तो सम्राट, तो वहां के सम्राट, क्योंकि भाई इंग्लैंड सम्राट था, तो यहां के सम्राट को, यानी यहां के बादशाह को एक पत्र लिखा कि इनको व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो औरंगजेब ने कहा कि जो दो जहाजों का, जो व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है, उसका नुकसान जो है कंपनी भरपाई करेगी। तो सम्राट ने कहा ठीक, कंपनी भरपाई कर देगी। इसके अतिरिक्त जो मुगलों का नुकसान हुआ, जहाज बेकार हुआ है, उसकी भी भरपाई करेगी। तो कहा कंपनी भरपाई कर देगी। और साथ ही साथ ये कहा है कि 9 महीने के अंदर, यानी इसी वर्ष के अंदर, जॉन चाइल्ड को भारत से बुला लिया जाए, क्योंकि भाई जॉन चाइल्ड के शासनकाल में हुआ था, जॉन चाइल्ड गवर्नर था। तो कंपनी ने जॉन चाइल्ड को बुला लिया, और इस तरह से उनका फिर से बंबई और सूरत में व्यापार उनका पुनः शुरू हो गया। तो ये घटना मैंने आपको बताई साउथ इंडिया की। अब हम लोग चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ। तो मैं समझता हूं कि पूर्वी भारत की क्लास हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अभी 1 घंटे से ज्यादा क्लास होगी, ठीक है ना। जो भाई पूर्वी भारत की क्लास हम लोग कर लेते हैं। आप लोग क्या राय है, बताएं, जल्दी बताएं। हेलो, ठीक, अमित गौतम कल, ठीक, क्योंकि अभी ये क्लास बहुत बड़ी है ये। रानी महेश, क्लियर? मैसेज करें, मैसेज। क्लास ये अभी बड़ी और है ये, आधी क्लास कल रखेंगे, क्योंकि मैं सोचा था कि हो जाएगी, लेकिन मजबूरी है। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग।